हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म राज पे। जैसे ही दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में वादा किया था कि आपके जो भी डाउट होंगे बीएड से रिलेटेड, डीयू बीएड से रिलेटेड, उन सब को आंसर करने की मैं कोशिश करूँगा। तो उन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसर के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें कमेंट में पूछे गए लगभग सभी क्वेश्चन का मैं इसमें आंसर दूंगा। प्लस मेरे भी माइंड में जो क्वेश्चन है जो कि बच्चों के डाउट हो सकते हैं, उन सबको भी मैंने कवर करने की कोशिश की है। दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि टीचिंग सब्जेक्ट कैसे चूज़ किया जाता है। बीकॉम या बीटेक या कुछ भी अगर आपने कर रखा है तो आप टीचिंग सब्जेक्ट कैसे चूज़ करोगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि जो बीकॉम वाले वो बहुत सारे टीचिंग सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल है। वो मैथ्स के लिए भी एलिजिबल होते हैं, वो सोशल साइंस के लिए भी होते हैं, इंग्लिश हिंदी इन सब के लिए भी होते हैं। तो घबराने की बात नहीं है, आप वीडियो को पूरा देखिए। कुछ कंडीशंस होती है, उसे फुलफिल करने के बाद आप उन्हें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर क्वेश्चन लें कि व्हाट इज़ द मेथड ऑफ कंडक्ट ऑफ बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021, यानी कि जो बीएड एग्ज़ाम होने वाला है वो कैसे होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, कैसे होगा। तो दोस्तों ये 2018 से ही ये जो एग्ज़ाम है ये ऑनलाइन कर दिया गया है, यानी कि आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है आपका, जो कि आपको सेंटर पे जा कर के देना होता है। तो पहले ये बात क्लियर कर दूँ मैं दोस्तों, 2021 में यानी इस साल भी ये ऑनलाइन ही होने वाला है। आगे अगर बात करें कि व्हाट इज़ द शेड्यूल ऑफ बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा। अभी आपको पता है फॉर्म 26 जुलाई को निकले हैं। अब इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, अभी तक डीयू ने इसकी डेट डिसाइड नहीं की है। लेकिन अगर मैं बताऊँ तो इसका मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस है एग्ज़ाम होने के, सितंबर एंड में, सितंबर मंथ के एंड में आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। या अगर थोड़ा सा डिले हुआ तो अक्टूबर के स्टार्टिंग में होंगे, अक्टूबर के स्टार्टिंग में। इससे ज़्यादा डिले नहीं होने वाला दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि लगभग आपके पास 1.5 से 2 महीने का टाइम है। आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कीजिए अगर आपको डीयू बीएड में एडमिशन लेना है तो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ रेनॉल्ड यूनिवर्सिटी बट माई फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन could not be held owing to national lockdown due to coronavirus pandemic. Am I still eligible to apply for B.Ed course this year? देखो ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा था कि हमारे फाइनल ईयर के भी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं या एग्ज़ाम हुए तो उसका रिज़ल्ट नहीं आया, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया या इवन एग्ज़ाम भी अभी तक नहीं हुआ तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो जब आपका एडमिशन होता है तो उस टाइम तक आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। उस टाइम तक आप जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो फुलफ़िल हो जानी चाहिए आपकी, तो आपको एडमिशन अलॉट कर दिया जाता है। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि अगर आपका वेरिफिकेशन टाइम पे अगर आपका नहीं भी आया तो भी आपको 1-2 महीने का टाइम दिया जाता है। और अगर उस 1-2 महीने के अंदर अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाता है तो भी आपकी जो एडमिशन है वो बरकरार रहती है। हाँ, अगर उसके बाद अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आता है या आपकी बैकलॉग आ जाती है तो आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाता है। तो अगर आप फाइनल ईयर में हो, या चाहे आपका एग्ज़ाम हुआ हो या ना हुआ हो, ठीक है, अगर आपका रिज़ल्ट अवेटेड है कोई दिक्कत नहीं है, आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल करिए। आगे बात करते हैं। आर द स्टूडेंट हु डज नॉट लिव डू नॉट हैव अ डोमिसाइल इन दिल्ली एनसीआर रीजन एलिजिबल टू अप्लाई फॉर बीएड प्रोग्राम एट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। देखो ये क्वेश्चन 1-2 बच्चों ने पूछा था कि हम दिल्ली के रहने वाले नहीं, यानी कि हमारा जो डोमिसाइल है यानी जो निवास प्रमाण पत्र है वो दिल्ली का नहीं है, तो क्या हम स्टिल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप इंडिया के किसी भी राज्य से क्यों ना बिलोंग करते हो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती तो इसका 85% सीट्स तो फिर दिल्ली के लिए ही रिजर्व हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पे आप सबके लिए सीट्स इक्वल है। किसी भी स्टेट का कोई भी आकर के यहाँ पे एंट्रेंस के बेसिस पे फाइट करके सीट ले सकता है। हाँ, बस इतना है कि अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट एक लगाना पड़ता है एडमिशन के टाइम पे, तो वो ईजिली बन जाता है। आप अपनी जो लास्ट आपने जिस यूनिवर्सिटी से एप्लीकेशन की है वहाँ से एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप बनवा लो, आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं। आई हैव स्कोर्ड लेस देन 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन एंड बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी, एम आई एलिजिबल फॉर बीएड। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप एलिजिबल हो 50% से कम मार्क्स है तो भी। अगर बात करें अगर जनरल कैटेगरी के लिए जो क्राइटेरिया है कि आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, वही अगर आप ओबीसी हो तो उस केस में 45% मार्क्स में भी आपका एडमिशन हो जाता है। और अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके 40% मार्क्स पे भी एडमिशन हो जाता है। तो ये रिलैक्सेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा आपको दिया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, कैन आई गेट द जॉब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बीएड? क्या बीएड कंप्लीट करने के बाद क्या हमें जॉब मिल ही जाएगी? तो देखो दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको डायरेक्टली नहीं कहता कि हम आपको जॉब दे ही देंगे, लेकिन अगर एक चीज़ मैं बताऊं तो जब आप फाइनल ईयर में होते हो यानी सेकेंड ईयर में होते हो तो उस टाइम पे बहुत सारे बहुत सारे स्कूल्स आते हैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए, और बहुत अच्छे आपके कॉन्टैक्ट भी बन जाते हैं, जिससे आपको जॉब लगने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बहुत बार रिकमेंड किया है कि अगर आप बीएड करने की सोच रहे हो और आप दिल्ली में रहते हो या दिल्ली के आसपास रहते हो तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही करना चाहिए। बाकी यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको जॉब फैसिलिटी बहुत अच्छी मिलती है, काफ़ी ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको जॉब मिल ही जाएगी। हाँ, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी इस चीज़ को डायरेक्टली नहीं कहता कि आपको जॉब मिल ही जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इज़ द बीएड प्रोग्राम इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एनुअल और सेमेस्टर मोड? देखो दोस्तों, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड का कोर्स ऑफर किया जाता है वो एनुअल मोड में होता है, यानी कि साल में 2 बार आपका एग्ज़ाम होता है। एनुअल मोड चलता है, सेमेस्टर मोड नहीं चलता है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, इज़ देयर अ सिंगल फॉर्म फॉर बीएड एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन? अच्छा, ये क्वेश्चन भी कब बच्चों ने पूछा कि हमें बीएड और हम स्पेशल बीएड क्या दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, या हम एमए और बीएड दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या हमें अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा? तो पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, आप 2 डिग्री एक साथ नहीं कर सकते। आप फॉर्म जितने के भर लीजिए, उसकी कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि मान लीजिए आपके माइंड में डाउट है कि अगर मेरा बीएड में नहीं हुआ तो शायद मेरा एमए में हो जाए, तो आप दोनों फॉर्म भर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो आपको एडमिशन किसी एक में ही मिलेगा, क्योंकि एज़ पर यूजीसी अभी भी आप सिर्फ एक ही डिग्री एक टाइम पे कर सकते हो, 2 डिग्री नहीं कर सकते। तो अगर मान लीजिए अगर आपको माइंड में डाउट है कि मैं एमए करूं या बीएड करूं, तो आप फॉर्म दोनों को भर दीजिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर बाई चांस सिर्फ बीएड का क्लियर होता है तो बीएड कर लो, अगर सिर्फ एमए क्लियर हुआ बीएड नहीं हो पाया तो एमए कर लो, और दोनों क्लियर हो गया तो उस टाइम आराम से सोच करके आप डिसाइड कर लेना, और जिसमें भी आपको एडमिशन लेना हो एडमिशन ले लेना। लेकिन हाँ, फॉर्म दोनों के सेपरेटली भरने पड़ेंगे, जो रजिस्ट्रेशन फीस है दोनों की अलग अलग पे करनी पड़ेगी। और अगला क्वेश्चन है, एज बार क्या है? ये भी क्वेश्चन कई बच्चों का डाउट था कि मिनिमम और मैक्सिमम एज बार क्या है। तो दोस्तों, इस दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए ना तो कोई मिनिमम एज बार है ना ही कोई मैक्सिमम एज बार है। आपकी जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे आप 18 साल के 19 साल के हो, कितनी भी एज क्यों ना हो, आप एडमिशन ले सकते हो। और अपर एज की बात करें तो भी वहाँ कोई लिमिट नहीं, भले आप कितनी भी एज क्यों ना हो चुकी हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आप एडमिशन ले सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए। अब मेन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके ऊपर डिटेल में बात कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड का कोर्स करना है आपको, तो 2 कंडीशन को आपको फुलफिल करनी होती है। सबसे पहले आपके ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके ग्रेजुएशन में नहीं है तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी आप एडमिशन ले सकते हो। वही जो सेकंड क्राइटेरिया जो कि सबसे ज़्यादा मेन है कि आप जो भी टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करोगे वो मिनिमम 200 मार्क्स का आपने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए, और उसमें मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। अब ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है, ये सब्जेक्ट जो चूज़ करना होता है 200 नंबर का, इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है और सबसे ज़्यादा बच्चे इसी के लिए परेशान होती है। तो इसको एक टेबल के थ्रू दिल्ली यूनिवर्सिटी ने समझाने की कोशिश की, तो उस टेबल को समझते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ सब्जेक्ट्स की लिस्ट दे रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। इनमें से अगर कोई भी एक सब्जेक्ट आपने 200 नंबर का अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो आप बीएड में अप्लाई करने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हो। और ये 200 नंबर सिर्फ एक बार में नहीं, तीनों साल को मिला के, जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट ईयर में 100 नंबर का पढ़ा, सेकेंड ईयर में 100 नंबर का पढ़ा, थर्ड ईयर में 100 नंबर का पढ़ा, यानी कि आपने टोटल 300 नंबर का पढ़ रखा है। 200 तो बहुत कम है, आपने 300 नंबर का पढ़ रखा है। हो सकता है आपने फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर में 75 मार्क्स का पढ़ा, सेकेंड सेमेस्टर में 75 मार्क्स का पढ़ा, थर्ड सेमेस्टर में 75 मार्क्स का पढ़ा, तो ऐसे टोटल करोगे तो आपके 225 बन रहे हैं, यानी कि आपने 200 से ज़्यादा मार्क्स का पढ़ रखा है वो सब्जेक्ट। तो एक साल में नहीं, टोटल तीनों साल का मिला के अगर आपने 200 नंबर या उससे ज़्यादा का पढ़ रखा है तो आप एलिजिबल हो, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट। अगर आप साइंस को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हो तो उस केस में आपने बायोलॉजी या केमिस्ट्री या इंटीग्रेटेड साइंस या मैथमेटिक्स या फिजिक्स, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट या ज़्यादा भी हो सकते हैं, कोई एक सब्जेक्ट आपने मिनिमम 200 नंबर का पढ़ा होना चाहिए। सेम अगर आप लैंग्वेज में से इंग्लिश को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हो तो आपने इंग्लिश पढ़ रखी होनी चाहिए 200 नंबर की या उससे ज़्यादा मार्क्स की। हिंदी को टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हो तो हिंदी आपने पढ़ रखी होनी चाहिए 200 या ज़्यादा मार्क्स की। सेम संस्कृत के लिए है, और सोशल साइंस के लिए भी सेम है। सोशल साइंस के लिए क्या है कि आपने इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी या हिस्ट्री या पोल साइंस या सोशल साइंस, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट अगर आपने ग्रेजुएशन में 200 नंबर या उससे ज़्यादा का पढ़ रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो सोशल साइंस के लिए। अदर सब्जेक्ट में कॉमर्स है तो इनकी बाद में बात करते हैं। अब थोड़ा बात कर लेते हैं कॉमर्स वालों के लिए। देखो दोस्तों, कॉमर्स के जो बच्चे होते हैं यानी जो बीकॉम के जो स्टूडेंट होते हैं
मैंने जो देखा है आमतौर पे बीकॉम के स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स ज़रूर पढ़ते हैं और लगभग 3 साल पढ़ते हैं। अगर आप अपनी मार्कशीट भी देखोगे तो आपको इकोनॉमिक्स वहाँ पे दिख जाएगा। तो इकोनॉमिक्स अगर आपने 200 नंबर या उससे ज़्यादा पढ़ रखा है और उसमें मिनिमम 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स है तो आप सोशल साइंस को एज अ टीचिंग सब्जेक्ट चुनने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। और अगर बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही अंदर एसवेल के अंदर, तो एसवेल में कई स्टूडेंट हिंदी को भी 2 सालों तक चूज़ करते हैं। वहाँ पे भी उनके कई बार 200 नंबर का हिंदी बन जाता है। और कई बार इंग्लिश को भी चूज़ कर लेते हैं स्टूडेंट। अपने ग्रेजुएशन में चूज़ करना होता है एसवेल के अंदर आपको टीचिंग कौन कौन से सब्जेक्ट आप अपना पढ़ना चाहते हो। तो इसमें कई स्टूडेंट के इंग्लिश में भी उन्होंने 200 नंबर का पढ़ा हुआ होता है, तो वो इंग्लिश को भी एज अ टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, हिंदी को भी चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से कर रखा है जहाँ पे आपको बीकॉम में या बीए में या किसी भी जो भी आपने कर रखा है उसमें अगर आपको मैथमेटिक्स ऑफर किया गया है और वो आपने 200 नंबर का पढ़ रखा है, तो इवन आपने बीकॉम क्यों ना कर रखा हो, बीए क्यों ना कर रखा हो, आप मैथ्स के लिए भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। तो आप मैथ्स भी अगर आपने मैथमेटिक्स भी अगर आपने 200 नंबर या उससे ज़्यादा अपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा है, ज़रूरी नहीं कि आपने बीएससी कर रखा हो, अगर आपने बीकॉम भी कर रखा है, बीए भी कर रखा है, तो भी आप मैथ्स को एज अ टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन एक चीज़ दोस्तों याद रखना, आप टीचिंग सब्जेक्ट कॉमर्स या साइकोलॉजी या सोशोलॉजी को तभी चूज़ कर सकते हो जब इन सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स कर रखी हो। बीकॉम वाले कॉमर्स को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट नहीं चूज़ कर सकते। बीकॉम वाले जो कॉमर्स को टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करेंगे उन्होंने पहले एमकॉम कंप्लीट कर रखी होनी चाहिए, तभी वो कॉमर्स को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। सेम साइकोलॉजी को टीचिंग सब्जेक्ट वही चूज़ कर सकते हैं जिन्होंने साइकोलॉजी में अपनी अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर रखी है। सोशोलॉजी का भी सेम है कि आपने अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर रखी होनी चाहिए। बाकियों के लिए सिंपल सा ग्रेजुएशन का क्राइटेरिया रखा गया है। तो आई होप दोस्तों आपको ये टेबल समझ आ गया होगा और बीकॉम वालों का समझ आ गया होगा। बीटेक का भी सेम ये क्राइटेरिया, आप अपने एक बार मार्कशीट देखो, उसमें अपने सब्जेक्ट्स देखो। अगर आपके सब्जेक्ट्स कोई भी इनमें से कोई भी सब्जेक्ट अगर आपने 200 नंबर या उससे ज़्यादा पढ़ रखा है तो आप उस सब्जेक्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी टीचिंग सब्जेक्ट दे रखा है आप उसे चूज़ कर सकते हो। जैसे आपने हो सकता है केमिस्ट्री आपने पढ़ रखा हो तो आप साइंस को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आपको अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग चूज़ करना और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आप एक से ज़्यादा के लिए एलिजिबल हो तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग देखो कि आपको किसके लिए अप्लाई करना है। तो आई होप दोस्तों ये टेबल समझ आ गया होगा। और भी बहुत चीज़ें उन्हें भी एक बार नज़र मार लेते हैं। दोस्तों अगर आप होम साइंस को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हो तो सबसे पहली बात, होम साइंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ लेडी इरविन कॉलेज में ही ऑफर किया जाता है। और होम साइंस को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए आपने बीएससी होम साइंस या एमएससी होम साइंस या बैचलर इन होम साइंस इनमें से कोई कोर्स कर रखा होना चाहिए। अगर इनमें से आपने कोई भी कोर्स कर रखा है तो आप जो होम साइंस है उसे एज ए टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। आगे लिखा है ऑल होम साइंस कैंडिडेट विल बी ऑफर साइंस एज अ पेडागोगी फर्स्ट एंड ऑप्शन एंड होम साइंस एज पेडागोगी सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप होम साइंस को चूज़ करते हो तो आपका पेडागोगी 1 जो है साइंस होगा और पेडागोगी जो 2 है वो होम साइंस होगा। और जो लेडी इरविन कॉलेज है वही सिर्फ और सिर्फ आपको ये सब्जेक्ट ऑफर करता है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन द्वारा ऑफर किया जाता है। सोशोलॉजी भी सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन द्वारा ऑफर किया जाता है। पंजाबी और उर्दू जो है महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन में ही ऑफर किया जाता है। और इसके अलावा एक जो बात मैंने आपको बताई थी कि मैथमेटिक्स जो है वो सारे कैंडिडेट चूज़ कर सकते हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स अपने ग्रेजुएशन में मिनिमम 200 नंबर का पढ़ रखा हो। भले उन्होंने बीकॉम कर रखा हो, पास ऑनर्स या बीए या एमए कुछ भी कर रखा है वो फिल कर सकते हैं। इस केस में उन्हें क्या करना होगा, जो साइंस है वो एज अ टीचिंग कैटेगरी उनको चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप इसे भी रीड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने पीछे भी आपको बता ही दिया है कि अगर आपको कॉमर्स को टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ करना है या साइकोलॉजी को या सोशोलॉजी को, तो उस केस में आपने उस सब्जेक्ट में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी होनी चाहिए। अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है तो आप देखो आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में से कुछ ना कुछ सब्जेक्ट आपने 200 नंबर का पढ़ा होगा और उसमें मिनिमम 50% आपके मार्क्स होंगे। उसके बेसिस पे आप सोशल साइंस या लैंग्वेज या किसी और सब्जेक्ट को एज ए टीचिंग सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। लेकिन आप इन तीनों सब्जेक्ट में से किसी को भी आप चूज़ नहीं कर सकते अगर आपने मास्टर्स कंप्लीट नहीं कर रखी है तो आई होप दोस्तों ये भी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अगली चीज़ देखते हैं कि कैंडिडेट अप्लाइंग ऑन द बेसिस ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन एमकॉम आर एडवाइज टू फिल इन
अदर सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट कैटेगरी। ध्यान रखना दोस्तों, जैसे कि आपने इस टेबल में भी देखा था, जो पीछे टेबल था, इसमें जो एमकॉम था, जो कॉमर्स सब्जेक्ट था, वो अदर सब्जेक्ट के अंदर चूज शो हो रहा है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर आप एमकॉम के बेसिस पे एडमिशन लेने जा रहे हो तो आपको अदर सब्जेक्ट में आपको फिल करना है, और इसमें पेडागोगी जो 2 होगा वो आपका कॉमर्स हो जाएगा, पेडागोगी 1 जो है कॉमर्स हो जाएगा, और पेडागोगी 2 भी आपका कॉमर्स ही रहेगा। और लास्ट में जो एक चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जिन्होंने मैनेजमेंट, लॉ, इनमें से कुछ भी अगर कर रखा है तो वो बीएड करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ध्यान रखना, पहले एग्रीकल्चर वाले भी एलिजिबल नहीं थे, लेकिन अब वो एलिजिबल है। लेकिन अगर आपने मैनेजमेंट या लॉ में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो आप बीएड करने के लिए एलिजिबल नहीं हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में। लास्ट चीज़ देख लेते दोस्तों, जैसे कि आपको एग्ज़ाम पैटर्न पता ही होगा कि 100 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, 400 नंबर का आपका एग्जाम होता है, और गलत करने पे आपको 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग दी जाती है। इसमें बच्चों का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि हमारे टीचिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही एग्जाम होता है या सबका कॉमन एग्जाम होता है। तो दोस्तों, सबका एक कॉमन एग्जाम होता है। हाँ, जो कट ऑफ निकलती है वो सब्जेक्ट वाइज निकलती है, लेकिन जो एग्ज़ाम होता है वो कॉमन होता है। जिसने टीचिंग सब्जेक्ट हिंदी चूज़ कर रखा होगा, साइंस चूज़ कर रखा होगा, सोशल साइंस चूज़ कर रखा होगा, सबको यही एंट्रेंस एग्ज़ाम देना, उसके लिए कोई अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता, सबका एंट्रेंस एग्ज़ाम सेम ही होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और इसमें एक और डाउट होता है कि इसमें जो 10-10 क्वेश्चन होते हैं हिंदी और इंग्लिश के, क्या हमें दोनों अटेम्प्ट करने होंगे या सिर्फ इंग्लिश या सिर्फ हिंदी करना होगा? तो दोनों ही करने होते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों ही आपको करने ही करने हैं। और अगर एक चीज़ मैं बताऊं दोस्तों, बीएड में एडमिशन लेना दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत आसान है। अगर आप 100 में से, ये जो 100 क्वेश्चन है, इसमें से अगर 60 क्वेश्चन भी अगर सही कर देते तो आपका इजीली एडमिशन हो जाता है, चाहे कोई भी आपने टीचिंग सब्जेक्ट क्यों ना चूज़ कर रखा हो। तो कोशिश करिए कि आप गलत आंसर मत करके आओ, जितना आता है उतना आप सही करके आओ, आपका काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि एडमिशन हो जाएगा। तो दोस्तों, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। जो भी क्वेश्चंस हैं उनको मैंने आंसर करने की कोशिश की है। एक और चीज़ है दोस्तों जो छूट गई थी, मैं एक बार बता देता हूँ आपको। मान लीजिए अगर कोई स्टूडेंट है, वो उसके बीकॉम ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है जो यहाँ पर टेबल में दे रखा है, तो वो अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पे भी एडमिशन ले सकता है। यानी कि मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन में कुछ ऐसे सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं जो कि इस पूरी टेबल में नहीं है, तो आप अपने ग्रेजुएशन में अगर आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रखा है जो कि इस टेबल में है और वो 200 नंबर या उससे ज़्यादा का है, तो आप उसके बेसिस पे भी एडमिशन ले सकते हैं। तो आई होप दोस्तों, मैंने सारे क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश की है और आपको जवाब मिल भी गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं पर्सनली ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।